हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेन और आप सभी का स्वागत है मेरी नई क्लास में और नए लेक्चर में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। तो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हैं, इनकी लोकेशंस क्या होती हैं। तो वो सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही आराम से बैठ जाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं उनके नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये नोट्स आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स होने वाले हैं पूरे साल के लिए। इन्हीं नोट्स को रिवाइज करके आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे और केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्स हैं क्या? तो भाई हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, जिनका यूज़ कर रहे हैं, वो सब क्या हैं? एलिमेंट से बने हुए हैं। वो सभी क्या हैं? मैटर हैं। तो ये सभी क्या हैं? एलिमेंट से ही बने हुए हैं। किसी भी चीज़ की बात करें, अगर आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम मैटर बोलते हैं, वो क्या हैं? सभी एलिमेंट्स से बने हुए हैं। तो भाई हमें पता होने चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल अभी आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो उसका थोड़ा सा आइडिया अब हम अभी से लेके चलेंगे, ताकि हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कौन से मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। हमारी जो अभी की पीरियोडिक टेबल है, कि अगर हम अभी की बात करें कि राइट नाउ 118 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स थे, 16 एलिमेंट्स के आसपास डिस्कवर हुए थे। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, और अभी कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स राइट नाउ प्रेजेंट। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स। तो टोटल हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट राइट नाउ। अब इन एलिमेंट्स को कैटेगराइज भी किया गया है। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या है, और थर्ड मेटलॉइड्स। तो जो आपका 118 एलिमेंट्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेट 93 एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल हैं। ठीक है। अब 93 अप्रोक्सीमेट क्या है? जो एलिमेंट्स हैं हमारे 118 एलिमेंट्स, उसमें 93 अप्रोक्सीमेट क्या है? मेटल्स हैं। जैसे हम आयरन की बात करें, गोल्ड की बात करें, कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, सिल्वर की बात करें। ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं, जो क्या है, मेटल हैं, वो कितने हैं? अप्रोक्सीमेट 93। मोस्टली जो एलिमेंट्स अगर हम बात करें, 75 से 76% क्या है आपके? मेटल हैं। अप्रोक्सीमेट 17 क्या है आपके? नॉन मेटल हैं। क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है। मेटल की बात कर ली हमने। नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, तो ये सभी क्या हैं आपके? नॉन मेटल्स। तो जैसे मेटल्स को कैटेगराइज किया था भाई, ये इतने क्या है? अप्रोक्सीमेट मेटल्स हैं। ऐसे ही हमारे नॉन मेटल्स भी हैं। कितने? अप्रोक्सीमेट 17। एक थर्ड कैटेगरी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। भाई मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटलॉइड्स। और ये अप्रोक्सीमेट कितने हैं हमारे? 8। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें 93 क्या हैं? अप्रोक्सीमेट मेटल हैं, 17 क्या हैं आपके? नॉन मेटल हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। उनके नंबर्स क्या हैं? 8। तो ये हमने कैटेगराइज कर दिया कि भाई 118 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने कैटेगरी दे दी। मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स हैं। ठीक है। ये तो हो गए हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं
कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो भाई एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो उनके सिंबल भी दिए होंगे, भाई उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उनके नाम क्या हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये पूरी टेबल दी हुई है आपकी, जिसमें थोड़े एलिमेंट लिए हैं हमने, कब तक, कैल्शियम तक, अप टू 20 एटॉमिक नंबर। ये एलिमेंट्स की लिस्ट दी है, हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एटलीस्ट कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, उनके मास नंबर भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए, उसका कुछ आइडिया होना चाहिए। तो ये एक लिस्ट दी हुई है, एटलीस्ट कैल्शियम तक आपको एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पहले एलिमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये तो हमारे कितने हैं, 20 एलिमेंट्स हैं जिनका हम आइडिया दे रहे हैं कि भाई हमें कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता होने चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। तो ये क्या है, उनके सिंबल्स हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि बोरॉन को अगर रिप्रेजेंट करना है शॉर्ट फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, बी, ठीक है। अगर कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी। तो ये कैल्शियम तक एलिमेंट्स हैं, ये सिंबल्स हैं, और ये दिए हुए हैं उनके एटॉमिक नंबर सीक्वेंस कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, लिथियम 3, इसी तरह सबके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद आती है बात मास नंबर की, एटॉमिक मास। अगर हमें एटॉमिक नंबर भी दिए हुए तो मास नंबर भी तो होगा, एटम का कुछ मास तो होगा। तो एटॉमिक मास दिए हुए हैं सभी एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन 1 दिया हुआ है, हीलियम 4, लिथियम 7, ठीक, बेरिलियम 9, बोरॉन 11। तो ये सब क्या है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं और मास नंबर दिए हुए हैं और सिंबल्स दिए हुए हैं और नेम दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ट्राई करना है, कोशिश करनी है थोड़ा थोड़ा करके 2 2 3 3 4 4 एलिमेंट रोज याद करने हैं कि एटलीस्ट कैल्शियम तक तो हमें एटॉमिक नंबर, उनके सिंबल्स, उनके नेम याद हो जाएं। क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे तो हमें केमिस्ट्री बहुत टफ लगने लगेगी, क्योंकि भाई जब हमें एलिमेंट्स के नाम, सिंबल्स और एटॉमिक नंबर नहीं याद होंगे तो फिर केमिस्ट्री फिर हम कहाँ सीख पाएंगे। क्योंकि अगर हमें कहीं इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो अल्फ़ाबेट्स तो पता होने चाहिए। तो फिर केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री भी क्या है, लैंग्वेज है, केमिकल्स की लैंग्वेज। तो हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए। अल्फ़ाबेट्स क्या है, यही है हमारे। तो इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ईजी तरीके से याद हो जाएंगे। अगर आप 2 2 4 4 करके भी याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स की, नेम्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। आप एटॉमिक नंबर याद करिए। मास नंबर की ट्रिक बहुत इजी और बहुत मैजिकल ट्रिक है, जिससे आप एटॉमिक नंबर का यूज़ करके मास नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे अप टू कैल्शियम, और हमें यहीं तक ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ट्रिक टू फाइंड मास नंबर। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो क्या हम मास नंबर निकाल सकते हैं उसका? कोई ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग मास नंबर निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे मान सोडियम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मास नंबर, ठीक है। तो ये होता है आपका एटॉमिक नंबर और ये होता है आपका मास नंबर। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल लिखते हैं, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो अगर हम सिंपल सा एक कोई एलिमेंट ले लें, या हम सीधा कैलकुलेशन पे आएंगे, ठीक है। अभी हम सोडियम को लेकर, सोडियम का अगर आप सिंबल देखेंगे तो क्या होता है Na। यहाँ हमने नीचे लिख दिया उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिख दिया हमने, मास नंबर, ठीक है। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो हम मास नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक
सिंपल से ट्रिक नोट कर लीजिए जो आपके बहुत काम आने वाली है 9th 10th 11th 12th, जब तक आप नीट जेई या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको ये बहुत काम आने वाली है। जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर क्या है इवन, तो मास नंबर उसका क्या हो जाएगा आपका डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। जो भी आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है मास नंबर क्या हो जाएगा उसका जस्ट डबल। अगर एटॉमिक नंबर ऑड दिया हुआ है, अगर मान लो एटॉमिक नंबर ऑड दिया हुआ है तो मास नंबर क्या हो जाएगा उसका जस्ट डबल प्लस वन। क्या हो जाएगा डबल प्लस वन। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो बहुत इजी और आसानी से हम उसके मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। जैसे अब अगर हम बात करें कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, जैसे मान लो हमने क्या लिया हीलियम, तो एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2। अब 2 क्या है बेटा इवन है या ऑड है, बिल्कुल इवन है। तो इवन के लिए हमने ट्रिक क्या दी है जस्ट डबल, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा जस्ट डबल। क्लियर। अब अगर हम बात करें लिथियम की, लिथियम का सिंबल क्या होता है Li, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 3। तो अगर 3 देखें तो 3 क्या है ऑड है या इवन, ऑड है। तो ऑड है तो ऑड के लिए हमने ट्रिक क्या दी हुई है डबल प्लस वन। 3 इंटू 2 6 और 6 और प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 10। अभी एटॉमिक नंबर आपको नहीं याद है लेकिन धीरे धीरे आप जब याद करना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आप क्लास में आए हो, धीरे धीरे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको याद करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे आपको इजी तरीके से याद हो जाएंगे। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 10। 10 क्या है ऑड या इवन, इवन है बिल्कुल। तो फिर क्या हो जाएगा उसका जस्ट डबल 20। अगर हम सोडियम की बात करें जो हमने सबसे पहले लिया हुआ था, सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम कितना है 11। 11 ऑड है, ऑड का मतलब डबल प्लस वन कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23। तो 11 क्या है एटॉमिक नंबर और 23 क्या है मास नंबर। अब अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम होता है आपका 20। 20 ऑड है या इवन है, बिल्कुल इवन है। आपका मास नंबर कितना हो जाएगा 40। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, फॉस्फोरस आपका 15 है, मास नंबर कितना हो जाएगा 31। 15 क्या है ऑड है, ऑड का जस्ट डबल प्लस वन। तो ये ट्रिक जो है आपकी एप्लीकेबल है कैल्शियम तक। केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शन भी आएंगे, तो इसमें भी क्या है आपके कुछ एक्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो केमिस्ट्री में हाइड्रोजन जो है आपका एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है और मास नंबर भी क्या है आपका 1 ही होगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो बहुत आराम से याद हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा हमारा एलिमेंट है बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 4। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है आपका 18। तो ये एलिमेंट है 4 है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था 8, बट इसका मास नंबर क्या होता है आपका 9। नाइट्रोजन 7 है, तो अगर हम ट्रिक की बात करें तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए था 15, बट इट इज 14। आर्गन इसका आना चाहिए था 36, बट इट इज 40। तो ये आपको एलिमेंट बस याद रखने हैं, बाकी सब में आप ट्रिक लगा सकते हो मास नंबर कैलकुलेट करने की। बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन तो 1 1 बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, पहला एलिमेंट है, इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं।
इसको याद करने के लिए एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं बिनार, ठीक है। तो बेरिलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, इनके एलिमेंट्स या इनके जब आप एटॉमिक नंबर के थ्रू मास नंबर निकालेंगे तो वहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ हम वो ट्रिक यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स छोड़ के आप अप टू कैल्शियम ये ट्रिक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और बहुत आसानी से मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अनटिल आप एटॉमिक नंबर नहीं याद करेंगे तो मास नंबर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर याद करना है, सिंबल्स याद करने हैं, और उसके बाद मास नंबर की ट्रिक यूज़ करके मास नंबर का यूज़ करना है, जो हम बताएंगे आपको क्यों याद करना है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम आगे चलें कि भाई एलिमेंट्स की बात हो गई, सारे एलिमेंट्स छोटे छोटे एटम से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और एलिमेंट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और एलिमेंट। तो अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर भी तो कुछ पाया जाता है। तो एटम के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपने कहीं ना कहीं क्लासेस में थोड़ा बहुत सुना होगा कि भाई एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो भाई इनकी लोकेशन क्या होती है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, किस पे क्या चार्ज होता है, तो सब बातें हम करेंगे आने वाले टाइम में कि भाई एटम क्या है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, एटम के अंदर भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनकी बात करेंगे, उन पे चार्ज क्या होता है, ठीक है, उनकी लोकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें एटम के, तो हमारे पास 3 हैं, कौन कौन से आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से, प्रोटॉन स्मॉल p, न्यूट्रॉन स्मॉल n। तो दीज आर दी सिंबल्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम। एटम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये हैं। तो किसी एटम के अंदर क्या पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन्स का स्मॉल ई माइनस, प्रोटॉन्स स्मॉल p और न्यूट्रॉन्स स्मॉल n। कैपिटल में आपको नहीं लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस में करते हैं, स्मॉल लेटर में ही करते हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें, आगे की बात करें कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। अगर हमें एटम दे दिया है, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया है और मास नंबर भी दे दिया है, जो कि हम अगर हम चाहें तो ट्रिक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर दोनों दिया है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कैसे करना है, कुछ ट्रिक है या कुछ फॉर्मूले हैं या कैसे करना है, तो वो हम सीखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एनी एटम। तो चलो भाई बात करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे हमने बात करी, ये हमारा कोई एलिमेंट है, हमने एक सिंपल सा सिंबल लिया है एलिमेंट का x। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, और ये हमारा मास नंबर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a से। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं मास नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक, ठीक है। तो ये हमें एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड दिस वन इज मास नंबर। अब किसी भी एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, रूल्स हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, अगर हमें किसी एलिमेंट के एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होंगे, आपका एटॉमिक नंबर।
किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर Z। किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर। अगर आपको कोई एलिमेंट का सिंबल दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, तो सिंपल सा आंख बंद करके हमें क्या बताना है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है, अगर कोई पॉजिटिव, जैसे मान लो ये सिंपल सा ये हमारा सिंबल दिया हुआ है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो अभी हम सिंपल न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम पॉजिटिवली चार्ज एटम की बात करेंगे, निगेटिव चार्ज एटम की बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सिंपल एक न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। तो न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होगा? हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Z से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा अगर एटम न्यूट्रल है। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा? एटॉमिक नंबर के। किसके बराबर होगा? Z के, या आपका प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग स्मॉल p से करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा अगर एटम न्यूट्रल है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो सिंपल सा मास नंबर, जो मास नंबर दिया हुआ है, माइनस एटॉमिक नंबर, माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि A माइनस Z। और Z क्या है? प्रोटॉन के बराबर भी हो सकता है ना, तो A माइनस, हम लोग और क्या कर सकते हैं? A माइनस, ठीक है। तो अगर हमें कोई एटम दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है, तो हमसे अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होगा बेटा? एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो अगर हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट करना आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें टॉपिक अच्छे से नहीं आएगा। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो एटलीस्ट उसके 5 से 6 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे और उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ से पढ़ के जाएं तो डेली बेसिस पे हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन तो हमें डेली सॉल्व करने हैं। अगर आपने एक बार ये जो सीक्वेंस है अपनी लाइफ में या अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी में अपना लिया, तो आप ये मान के चलो आप जो भी टॉपिक पढ़ के जाओगे डेली इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके सारे टॉपिक्स आराम से क्लियर होते जाएंगे। तो जो भी हमें आज पढ़ना है उस टॉपिक से रिलेटेड घर में जाके एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन हमें रोज करने हैं, ताकि वो टॉपिक सिर्फ थ्योरी ना बन के हमारे जीवन में प्रैक्टिकल बन जाए कि भाई हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए और बहुत आराम से हमें वो क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करें किसी भी एटम में, तो जैसे मान लो हमें दिया हुआ है सोडियम की बात करें, सोडियम ही लिया था अभी हमने। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो ये क्या है? ऑड है या इवन? ऑड है। तो ऑड का मास नंबर कितना हो जाएगा? डबल प्लस 1। तो ये सिंबल दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और मास नंबर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं बेटा? बार बार मैं बोल रहा हूँ, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में एटॉमिक नंबर, और ऊपर किसको लिखते हैं? मास नंबर को।
अब अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन मैंने बोला था, प्रोटॉन किसके बराबर होगा, हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 11। तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, 11। अब ये सिंपल सा आपका एटॉमिक सिंबल दिया हुआ है, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर के या प्रोटॉन के। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 11। अगर अब हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करने बताया था मैंने, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले से नीचे वाले को बस सब्सट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना है, और हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आराम से आ जाएंगे। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 23 माइनस 11, आपका आंसर आ जाएगा 12। तो सोडियम में अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन कितने आएंगे, 11, इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 11, और हमारे न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 23 माइनस 11, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा आपका, 12। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, एटॉमिक नंबर आपको बेटा याद करने पड़ेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपको, जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा निकलेगा, आप रोज प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा याद करने की, तो आपको 20 तक याद करने हैं, और 20 तक ही हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो आप कोशिश करिए 2-4 एलिमेंट रोज याद करने की, उनके सिंबल्स और एटॉमिक नंबर। मास नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आराम से आपको इस ट्रिक के थ्रू मास नंबर मिल जाएंगे, तो उसका लोड लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ याद करने हैं एटॉमिक नंबर, तो वो आप याद करिए, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 12। अब आप ही बताइए एटॉमिक नंबर 12 इवन है या ऑड, बिल्कुल इवन है। तो इवन के लिए क्या ट्रिक बताई थी, जस्ट डबल, कितना आ जाएगा बेटा, 24 इसका मास नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर भी है और मास नंबर भी है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करने, प्रोटॉन कितने आ जाएंगे बेटा, हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 12, कितना आ जाएंगे, 12। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है बेटा, प्रोटॉन के ही बराबर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर के कितने आएंगे, 12। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 24 माइनस 12, इट विल बी 12। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 12, number of electron will be 12, and number of neutrons also will be 12. So this is how we can easily calculate number of electrons, protons and neutrons in any atom by these formula. Okay, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें, एटॉमिक नंबर इतना है 13। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, इट विल बी 13, एंड इट इज ऑड और इवन, इवन है या ऑड, ऑड है बिल्कुल। ऑड के लिए क्या ट्रिक बताइए मैंने, डबल प्लस 1, मास नंबर कितना आ जाएगा आपका, 27। सो दिस इज द एटॉमिक नंबर एंड दिस इज द मास नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट number of electrons, protons and neutrons in one aluminium atom। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन किसके बराबर होता है, ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, कितना आ जाएगा आपका, इट विल बी 13। प्रोटॉन किसके बराबर आएगा आपका, एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स के बराबर, इट ऑल्सो विल बी 13। न्यूट्रॉन्स, how we can calculate number of neutrons, mass number minus atomic number। तो न्यूट्रॉन्स की बात करें तो कितना आ जाएगा, 27 minus 13, it will be 14। so this is very simple and very easy, this is how we can calculate number of electrons, protons and neutrons in any given atom। okay, so एक और ले लेते हैं, आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है। अब ट्रिक मत लगा देना, मैंने बताया था ना BNR, आर, ये क्या है, आर्गन। यहाँ पे हमारा मास नंबर कितना होगा, ये आपको एक्सेप्शन में याद रखना है। नाउ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इट विल बी 18, इलेक्ट्रॉन्स
will be equal to atomic number will be 18. न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, इट विल बी 14 माइनस 18, इट विल बी 22. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18 and number of neutrons are 22. So this is how we can easily calculate number of electrons, protons and neutrons in any neutral atom. ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं. अब अगर हमें पता चल गया एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे सारे मैटर बने हुए हैं, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी क्या आते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके नंबर्स क्या हैं, ठीक है, उनके नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आ गया. अब हम सीखेंगे कि भाई अगर कोई एटम दिया हुआ है, उसकी कुछ स्ट्रक्चर होगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि भाई अगर हमें एटम दिया हुआ है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी पता है, तो भाई उस एटम के अंदर वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स की लोकेशन क्या है, तो वो हम लोग पता करेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन क्या है. तो चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा एटम दिया हुआ है, ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें छोटा सा पार्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस. क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस. और जो ये इसके बाहर का पूरा पार्ट है, जो बाहर का पूरा पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. ठीक है, तो एटम को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक छोटा सा पार्ट, सर्कुलर पार्ट है, वो सेंटर, एटम के सेंटर में है, और बाकी का पूरा पार्ट सेंटर के आउटसाइड में है. इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, और इसको जो न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. तो अब जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनकी लोकेशन क्या क्या है, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो वो हम लोग देखते जा रहे हैं. ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसके अंदर आपका क्या होते हैं, आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस में क्या मिलता है हमें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर के एरिया को क्या हम बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर. ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसी के अंदर पूरे के पूरे आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, और जो ये बाहर वाला एरिया है, बाहर वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, इसमें आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. तो बात समझ में आई हमें कि भाई एटम दिया हुआ है, एटम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक न्यूक्लियस और उसके बाहर के एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन. तो जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी लोकेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलेंगे हमें. न्यूक्लियस में क्या मिलेंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इन्हीं को हम लोग इसीलिए बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स. क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड the subatomic particle which is present outside the nucleus in extra nuclear region, these are called electrons. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे हमें, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रिवॉल्व करते रहते हैं. ठीक है, आगे हम और भी पढ़ेंगे इनमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं. तो अगर हम मान लो एक किसी भी एटम की बात कर लें, सोडियम ही ले लेते हैं 11, 23.
तो इसमें प्रोटॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, 11 एटॉमिक नंबर के बराबर, और न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितने आ जाएंगे बेटा, 12। तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन अगर हम बात करें तो किसमें होंगे, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। और अगर आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव और जीरो लिखा हुआ है, ये चार्ज हैं। ये क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, इसीलिए जीरो चार्ज लिखा हुआ है। और ये प्रोटॉन्स, यही तो शो कर रहा है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का प्रेजेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन कहाँ पे होंगे, आपके सोडियम के न्यूक्लियस में, और जो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और यहाँ इसके अंदर क्या होगा, 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन। ठीक है भाई, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर in extranuclear region. These are the locations of subatomic particle in any atom. ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वैलेंसी, भाई हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, उनकी लोकेशंस भी पता चल गई हैं। तो वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी भी एटम में। अगर हमें कैलकुलेशन को दिया जाए कि वह कैलकुलेट दी वैलेंसी, और वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, वैलेंसी का यूज क्या है, भाई वैलेंसी अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वैलेंसी मतलब बोलते हैं ना कि मेन हीरो है ना, तो वैलेंसी भी केमिस्ट्री में एक मेन हीरो का रोल अदा करती है। ठीक है, कि वैलेंसी से हम लोग क्या क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे कि वैलेंसी का क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी केमिस्ट्री में, कि वैलेंसी के थ्रू हम लोग कितने फॉर्मूले बनाते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो वो आगे चल के सारी चीज़ें सीखेंगे। पहले तो हम वैलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा पहले लिख लेते हैं। वैलेंसी सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे करते हैं। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हम वैलेंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वैलेंसी पढ़ने से पहले हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी एटम। भाई हमने सीखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रहते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में भी डिवाइडेड रहते हैं। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी हम डिवाइड करते हैं अलग अलग शेल्स में। अलग अलग शेल्स में मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास कोई घर है तो घर में 4 से 5 कमरे होंगे। ठीक है, तो उन 4 से 5 कमरों में कौन कौन रहेगा, कितने लोग इस कमरे में रहेंगे, कितने लोग दूसरे कमरे में रहेंगे, कितने लोग तीसरे कमरे में रहेंगे, इस तरह की बातें हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ शेल्स बनी होंगी और हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में रहेंगे वो हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस, जहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कंबाइनली इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर आने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन था इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है अलग अलग शेल में। एक ये हो गया, 2 3 4। ठीक है, तो हमने इसका नाम दिया के, एल, एम और एन। पहली शेल का नाम दिया हमने के, दूसरी का नाम दिया एल, एंड देन थर्ड एम, और फिर उसके बाद हमने दिया एन। ठीक है भाई, अब हम इसको नंबर भी कर सकते हैं, n = 1, n = 2, n = 3,
और n इज इक्वल टू 4। तो पहली शेल, दूसरी, तीसरी और चौथी, इन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरी में कितने आएंगे, चौथी में कितने आएंगे। तो उसको सीखने के लिए बोस एंड बरी, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूल्स दिए कि भाई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग शेल्स में। तो उनके हमारे पास दो रूल्स हैं, दो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे और आराम से इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एनी एटम। तो अगर हम बात करें पहले रूल की, तो पहला रूल हमारा है रूल नंबर 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल कैन बी फिल्ड, ऐसे लिख सकते हैं, द मैक्सिमम number of electron in a shell can be filled is given by formula 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है, शेल नंबर, तो n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये n क्या है 1 2 3 4, ऐसे करके हम n की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब अब n की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रख दें, जैसे n की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रख दें, n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, पहली शेल में k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम बात करें फिर से n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, यानी कि दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग दूसरी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हम लोग 8, तो यहाँ पे 8 दिखा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड शेल n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 18, यानी थर्ड शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग थर्ड शेल में फिल कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अगर हम बात करें n की वैल्यू 4 रख दें, 2 इंटू 4 स्क्वायर इट विल बी 32 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन फोर्थ शेल। फोर्थ शेल में हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लिख लेंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हों, यानी कोई ऐसा एटम दिए हैं जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम पहली शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड शेल वी कैन फिल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन फोर्थ शेल मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। ये है हमारा रूल नंबर 1 कि भाई किसी भी एटम में अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो हमें किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो रूल नंबर 1 बताता है बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। पहले में 2, दूसरे में 8, देन 18 एंड देन 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो बात होगी हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। ठीक है, तो उस हिसाब से तो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, लेकिन रूल नंबर 2 भी है। रूल नंबर 2 क्या है, आप रूल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है, लिख लीजिए आप।
शेल और वैलेंस शेल, we cannot fill more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल किसको बोलते हैं हम लोग? जो सबसे लास्ट वाली शेल जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे मान लो KLMN, जैसे मान लो हमारे पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का एटम लिया में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, सेकेंड में 8, और फिर हमारे पास थे कितने इलेक्ट्रॉन? 11, तो हमारा किस में जाएगा? यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? इसको बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस शेल, इसको बोलेंगे वैलेंस शेल, M को बोलेंगे वैलेंस शेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल बोलेंगे या आउटर मोस्ट शेल। तो जहां पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, जहां पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो हमने अभी रूल देखा वहां पे, इन आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल, दोनों बातें सेम है। इन आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल वी कैन नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में हम कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिल नहीं कर सकते हैं। ये रूल नंबर 2 है। पहला रूल नंबर क्या था? रूल नंबर 1 क्या था? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन अ शेल इज गिवन बाय 2n², जिसके हिसाब से पहली शेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। लेकिन दूसरा रूल भी इसके साथ में फॉलो करना है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो देखेंगे कि भाई 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फिल नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें एटम्स का तो देखते हैं करके। चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये पहली शेल हो गई LMN, ठीक है। अब हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 12। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में फिल करेंगे तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे हमारे पास? देखो पहली शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, ठीक है। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो दूसरी शेल में हम लोग कितने फिल कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 12। हमने फिल कितने कर दिए? 10। बचे कितने हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी कैपेसिटी कितनी थी? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होने भी तो चाहिए। हमारे पास हैं कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम 2 यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। अब हमने पहले रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया कि पहली में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन। पहला रूल फॉलो हो गया। अब दूसरे रूल के हिसाब से देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन आए हैं वो M शेल में आए, तो M शेल क्या हो जाएगी आपकी? आउटर मोस्ट शेल, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वैलेंस शेल। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। और हमने रूल में क्या पढ़ा था कि वी कैन नॉट फिल मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो क्या ये 8 से ज्यादा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कितने? 2 ही है। तो यानी कि यहाँ पे रूल नंबर 2 भी फॉलो हो गया और रूल नंबर 1 के हिसाब से तो हमने फिल किया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फॉस्फोरस में? 15 इलेक्ट्रॉन। हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे शेल में। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। सेकेंड में कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो यानी थर्ड शेल में हम कितने फिल कर देंगे? 5 इलेक्ट्रॉन।
इसकी कैपेसिटी कितनी थी 18 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास बचे ही कहाँ, हमारे पास बचे कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब इसमें फिर से हम रूल नंबर 2 चेक करेंगे कि भाई आउटर मोस्ट शेल में सबसे लास्ट में जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं। तो देखा हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि रूल नंबर 2 भी फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर से हम फिल करना स्टार्ट करेंगे। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड में मैक्सिमम 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने 10। बचे कितने हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। इसकी कैपेसिटी कितनी थी भाई 18, यहाँ पे हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बचे लेकिन कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन 9, तो 9 के हिसाब से हम ये 9 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। लेकिन रूल नंबर 2 चेक करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या कहा था कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं फिल करने हैं। हमने कितने फिल कर दिए 9, यानी कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। हमने रूल नंबर 2 फॉलो ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ रूल नंबर 1 फॉलो किया। रूल नंबर 2 यहाँ पे क्या है वायलेट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भर चुके हैं, इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पे हम 9 की जगह फिल करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन हम फोर्थ शेल में फिल करेंगे। अब हम देखेंगे पहले रूल के हिसाब से हमने फिल कर दिए, दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है क्या, बिल्कुल। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी होगी n, और n में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का क्या हो गया 2,8,8,1। अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का 20 होता है तो 20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास, और 20 के हिसाब से 2,8। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10, तो फिर से हम यहाँ पे 10 फिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है 18। लेकिन फिर से क्या बात आएगी, वही बात आ जाएगी रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं, इसलिए हम पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली शेल में डाल देंगे जिसमें n, यानी कि रूल नंबर 2 के हिसाब से अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, यानी कि ये रूल भी फॉलो हो रहा है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8,8,2। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं एटम्स का। ठीक है भाई, तो रूल नंबर 1 और 2 दोनों ही फॉलो करने चाहिए जब भी हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी भी एटम में। ठीक है भाई, अब कुछ एलिमेंट्स का हम कर लेते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे KLMN। 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है हमें, सेम वही 2,8, बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिया हमने 2,8,7। अब आर्गन की बात करें, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 2,8,8 18 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब दोनों में ही हम रूल नंबर 2 देखेंगे क्या भाई वो फॉलो कर रहा है, इसमें भी देखो 7 है यानी 8 या लेस देन 8 है, यहाँ पे भी 8 है, इसका मतलब दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब हम बात करें यहाँ पे नियॉन की, तो नियॉन भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे 10, तो यहाँ क्या आएगा 2,8, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का होता है आपका 13 एटॉमिक नंबर, 13 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं हम 2,8,3, बिल्कुल सही। अब अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम कितना आएगा 11, 2,8,1। सब में लास्ट में आप देख लो कि क्या लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो नहीं है, अगर नहीं है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो 14 ही इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे 2,8,4। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं। अब तो कैल्शियम आप आराम से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो शेल्स में KLMN। K में 2 से ज़्यादा कभी मत फिल कर देना, L में 8 से ज़्यादा मत कर देना, M में 18 से ज़्यादा मत कर देना,
और n में 32 से ज़्यादा कभी मत कर देना, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना हमने सीख लिया। 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करेंगे। बस रूल नंबर 2 हमेशा चेक करेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में हमारे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब बात आती है वैलेंसी की। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं तो वैलेंसी बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल देखकर। इसीलिए मैंने पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, थोड़ा सा आपको टाइम लगा सीखने में, लेकिन ये भी बहुत सिंपल है। बस आपको 2 रूल याद रखने हैं और एक बार आप सीक्वेंस में आ जाओगे 2, 8, 3, 2, 8, 1, 2, 5, तो आप बहुत आराम से इनको कर पाओगे और वैलेंसी तो आप देख के ही कैलकुलेट कर पाओगे। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ एटम, ठीक है। अगर वैलेंसी की बात करें हम कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वैलेंसी को कैलकुलेट करने के लिए भी 2 आपके पॉइंट हैं, बस उनको याद रखना है और आप इजीली सिंपल तरीके से देख के आप वैलेंसी कर पाओगे। पहला है कि आपका रूल 1, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2, 3 या 4। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन देखने, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, 2, 3 या 4 है, देन वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 4 तक हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लास्ट वाली शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में, तो आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अगर आपके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, 4। 1 से लेके 4 तक जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपका वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या है आपका, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 से माइनस कर देना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 या 8 हैं, यानी कि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हैं अगर वैलेंस शेल में, तो वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, 8 से उसको माइनस कर देना है। अगर 5 है तो 8 - 5 कर दो। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो 8 - 6 कर दो। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 - 7 कर दो। अगर 8 है तो 8 - 8 कर दो और वैलेंसी आपकी आ जाएगी। तो ये 2 रूल हैं। If valence electron is 1 to 4, valency will be same number of valence electron. If the valence electron is more than 4 electron, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 8 से माइनस कर देना है, उसको 8 से माइनस कर देना है। चलो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, हम वहीं पे देख के कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल, ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि रूल नंबर 2 में जा रहा है, यानी 4 से ज़्यादा है, ठीक। तो हम लोग एक वैलेंसी का कॉलम ऐड कर लेते हैं इसमें, वैलेंसी, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4 से ज़्यादा है, अगर 4 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 - 7,
वैलेंसी कितनी आ जाएगी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आर्गन देखें तो आर्गन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं, तो रूल नंबर 2 यानी क्या आ जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसकी 0। सेम अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, यानी 4 से ज़्यादा वाले केस में आ रहा है, तो 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा 0। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब पहले रूल में जा रहा है। पहले रूल में हमने क्या पढ़ा था, अगर 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही वैलेंसी, तो हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। वैलेंसी क्या आ जाएगी आपकी 3, 1 2 3 या 4 होगी तो वही वैलेंसी, 4 से ज़्यादा होगी तो उसको 8 से माइनस करना है। यहाँ पे सोडियम में हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो भाई 1 है तो पहले रूल में वैलेंसी 1। यहाँ पे आप देखो सिलिकॉन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 4, 4 है तो सेम वही वैलेंसी हो जाएगी जो आपके इलेक्ट्रॉन है। तो देख सकते हैं दीज आर दी वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट एटम। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या, अगर एटम दिया है तो उसके इलेक्ट्रॉन देखने कितने होंगे उसमें एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपका 2,8,8 ऐसे करके जो भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर लास्ट में 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन है, 1 है 2 है 3 है या 4, तो वही वैलेंसी हो जाएगी। अगर 4 से ज़्यादा है तो दूसरे रूल में जाएंगे और 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे। अगर 5 है तो 8 माइनस 5 वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 वैलेंसी 2 हो जाएगी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 वैलेंसी 1 हो जाएगी। और अगर 8 है तो 8 माइनस 8 वैलेंसी विल बी 0। इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हुए हम वैलेंसी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब हम आराम से सिंपल तरीके से वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैलेंसी सिखाने का पर्पस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि भाई अगर जब तक आपको वैलेंसी नहीं आएगी तब तक आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। ठीक है, अभी हम आगे सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है तो आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। अगर फॉर्मूले नहीं बना पाओगे तो फिर आगे की जो केमिकल इक्वेशंस आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशंस, जब आपको फॉर्मूले ही गलत आते होंगे तो उन केमिकल इक्वेशंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है, कोई इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें कोई फॉर्मूला गलत अगर आपने लिख दिया, अगर आपको वैलेंसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपने फॉर्मूला अगर गलत लिख दिया तो पूरी केमिकल इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो आगे आने वाले टाइम पे हम केमिकल इक्वेशंस जब लिख रहे होंगे बड़ी बड़ी, तो हमें प्रॉपर अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए कि भाई हाँ ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, क्योंकि मुझे सारी वैलेंसीज पता हैं, सारे एटम की वैलेंसीज पता हैं, मुझे एक एक फॉर्मूला बनाना आता है। तो हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं बाय यूजिंग वैलेंसीज। तो वैलेंसीज अगर पता है, फॉर्मूले बना पाएंगे, केमिकल इक्वेशंस अच्छे से जज कर पाएंगे, उनको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें वैलेंसी आ गई है। घर पे जाकर आपको एक काम करना है, इसको रिवाइज करना है पूरे चैप्टर को, और 1 से लेके 20 तक एक चार्ट बना लेना है। चार्ट क्यों बनाना है सर? उसमें आपकी दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक, कि भाई 2,8,8 ऐसे करना है, 1 से लेके हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। और एक न्यू कॉलम, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है वैलेंसी का भी, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने कार्बन का किया, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया KLMN में 2,4, तो मैंने देखा भाई लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4, तो फिर वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, जो आपने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था वैलेंसी 4। तो इसी तरीके से आप कैल्शियम तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उनकी वैलेंसी भी लिखेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारे 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएंगे, उनकी वैलेंसी भी हो जाएगी। एक बार आप 1-2 बार इनको रिवाइज कर लोगे तो आप देख के बता पाओगे कि भाई इस एटम की वैलेंसी क्या होगी। जैसे मुझे पता चल जाएगी भाई, एक बार हम 2-3 बार अगर मैंने कर लिया तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाएंगी कि भाई फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन का मुझे पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। अब 9 एटॉमिक नंबर है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए क्या करना है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने आएंगे 7,
फिर मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो दूसरे रूल में जा रहा है, 4 से ज़्यादा वाले। तो 4 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे वैलेंसी निकालने के लिए, 8 माइनस 7, और वैलेंसी क्या आ जाएगी आपकी 1। तो आपने देखा कि भाई अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, इलेक्ट्रॉन भी आ गए, इलेक्ट्रॉन याद है, तो फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन करके तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के वैलेंसी भी कैलकुलेट कर ली। तो यही सीक्वेंस है आपका, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, एटम क्या होते हैं, एटम के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे उनको फिल करते हैं शेल्स में, फिर कैसे वैलेंसी निकालते हैं। तो इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है। 2-4 बार रिवाइज करने के बाद आपको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने फॉर्मूले बना चुके होंगे कि इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको रिवाइज करना है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जाके, और वो चार्ट जो मैंने बोला है 1 से लेकर कैल्शियम तक, वो ज़रूर से ज़रूर बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस वैलेंसी का। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इन केस अगर आपको फिर से कभी डाउट आता है, घर पे आप पढ़ रहे हो, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।